नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो क्रिया टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, परंतु उससे पहले वही अपने दो शब्द। तो सबसे पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं। तो उनमें पहला शब्द आपके समक्ष ये है एडवांस, ADVANC, एडवांस। ये शब्द आपका देखा हुआ है तो आप जान भी जाएंगे, परंतु ये एडवांस में ही प्रयोग में लिया जाता है। सामान्यतः वहां समस्या आ जाती है जब इसका हिंदी पूछ लिया जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है अग्रिम। एडवांस को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रिम कहते हैं। दूसरे शब्द की तरफ यदि अपन बढ़े तो दूसरा शब्द है एजेंट, और इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं एजेंट। और एजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? अभिकर्ता। सामान्यतः ये एक ऐसा शब्द है जो लगभग सभी लोग काम में लेते हैं, परंतु इसका हिंदी अर्थ शायद ही किसी को पता होगा। तो यहाँ पर अपनों ने दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द देखे, एडवांस और एजेंट। एडवांस अग्रिम होता है और एजेंट अभिकर्ता होता है। अब अपन देखते हैं राजस्थानी के शब्द। राजस्थानी के शब्द भी वर्तमान में हिंदी में जोड़ दिए गए हैं रीट की एग्जाम के सिलेबस में। तो उनमें पहला शब्द तो है थरपणों। तो थरपणों का हिंदी अर्थ होता है स्थापित करना। और ये शब्द सामान्यतः राजस्थानी में बहुत ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है और अभी भी प्रयोग में लिया जाता है। अपन कहते हैं ना कि थरपना कर रहे हैं। और सामान्यतः कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि थावर की थरपना करनी चाहिए, यानी थावर शनिवार को बोल देते हैं और थरपना स्थापित करना, किसी भी नए काम को शुरू करना भी थरपण हो जाता है। और अंतिम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, और पीछे जब ये राजस्थानी भाषा के शब्द सिलेबस में होते थे उस समय आया हुआ शब्द देखते हैं कौन सा? सूढ़। अब आपको याद आ गया होगा यदि आपने पीछे के पेपर देखे हैं तो। सूढ़ क्या होता है? सामान्यतः खेत को जोतने से पहले किसान उसको साफ करता है। क्या साफ करता है? उसमें से झाड़ जंखाड़ जो भी होते हैं उनको साफ करता है। तो उनको साफ करना ही क्या कहलाता है? सूढ़ कहलाता है। तो दो शब्द, थरपणा स्थापित करना और सूढ़ किसे कहते हैं? अपन खेत जोतने से पहले जो सफाई करते हैं खेत की, उसमें जो भी अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको साफ करते हैं, तो वहां पर उसे क्या बोला जाता है? सूढ़ बोला जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। चार शब्द देखिए। एडवांस जिसका अर्थ अग्रिम होगा, उसके बाद एजेंट जिसका अर्थ अभिकर्ता, और उसके बाद थरपणों स्थापित करना, और उसके बाद सूढ़ खेत की सफाई। अब बढ़ते हैं अपन अपने मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था? अपन इस क्लास में क्रिया पढ़ रहे थे, क्रिया टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो विस्तृत भी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण व रुचिकर टॉपिक भी है। और अपन क्रिया में भी कहाँ थे? तो क्रिया में अपन अध्ययन कर रहे थे सकर्मक क्रिया का, यानी कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उनमें दूसरा भेद अकर्मक अपन पढ़ चुके हैं, और सकर्मक क्रिया को अपन देख रहे थे। तो सकर्मक क्रिया में किसे कहते हैं ये अपन देख चुके थे कि जहां पर कर्म की आवश्यकता बनी रहती है वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? सकर्मक क्रिया मानी जाती है। कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि आपके समक्ष एक शब्द है, हम घर बनाएंगे। हम घर बनाएंगे। अब ये वाक्य है आपके सामने। अगर आपको थोड़ी बहुत यदि समस्या आ रही हो कि ये कैसे सकर्मक हो सकता है, तो क्या से प्रश्न कर लीजिए, हम क्या बनाएंगे? हम घर बनाएंगे। तो क्या का उत्तर आ रहा है? तो सीधा के सीधा सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से एक और वाक्य है, नीतू खाना खा रही है। अब ये वाक्य है आपके सामने। तो नीतू कौन है? कर्ता है, और
खाना, रहना और होना, ये कौन से पद हैं? क्रियापद है। और उसके बाद ये कौन सा, क्या खा रही है? खाना। अब क्या का उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों शर्तें पूरी है, तो यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और उदाहरण यदि देखें तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पर देखिए कार्य कौन कर रहा है, पढ़ कौन रहा है? मोहन। तो मोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया। और पढ़ना और होना दोनों के दोनों कौन से पद हो गए? क्रियापद होंगे। और उसके बाद मोहन क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक। क्या का उत्तर होने के कारण ये क्या हो गया? कर्म हो गया। और ये वाक्य भी किस में जाएगा? सकर्मक क्रिया में जाएगा। उसी प्रकार से मैंने यूं कह दिया कि राधे क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पर आप देख लीजिए, राधे क्या खेल रहा है? क्रिकेट। यानी क्या का उत्तर आ रहा है? तो इसका मतलब यहां पर क्रिकेट कर्म हो गया। और क्रिकेट कर्म होने के कारण यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य आपके सामने है कि माधव गाड़ी चलाता है। अब यहां पर माधव कौन है? कर्ता है। चलाना और होना दोनों क्रियापद हो गए। और क्या चलाता है? गाड़ी। क्या का उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और इस कारण यहां पर भी ये वाक्य किसका माना जाएगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। उसी प्रकार से मैंने आपको जब परिभाषा बताई थी पिछली क्लास में, तब आपको यूं बताया था कि सामान्यतः सकर्मक क्रिया वहां पर होगी जहां पर कर्म है या आने की संभावना है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि कर्म आता नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर भी क्रिया कौन सी मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये वाक्य है कि हम घर बनाएंगे। अब मान लीजिए कि यहां पर घर कर्म न देकर सीधा यूं आ जाए कि हम बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे? कुछ न कुछ तो बना सकते हैं। हम भोजन बना सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, हम कुछ न कुछ तो बनाएंगे। यानी कर्म आने की संभावना है। कर्म आया नहीं है, परंतु संभावना फिर भी रह रही है। और संभावना यदि है तो इस कारण भी यहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ये यहां पर बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार एग्जाम में वाक्य आया था कि वह ही सदा दूहता है। अब यहां पर कि वह क्या दूहता है? तो दूध दूहता है। तो इस प्रकार से जब दूध आने की संभावना है, हालांकि यहां पर कोई भी कर्म नहीं आया है, फिर भी आने की संभावना के कारण इस वाक्य को सकर्मक क्रिया में माना गया था, शामिल किया गया था। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जहां पर कर्म आया है वहां पर भी सकर्मक क्रिया मानी जाएगी, और जहां पर कर्म आने की संभावना भी है वहां पर भी सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। मान लीजिए कि मैंने सीधा यूं कह दिया कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? कुछ न कुछ तो जरूर पढ़ सकता है। अखबार पढ़ सकता है, पुस्तक पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है, तो कुछ न कुछ जरूर पढ़ सकता है। यानी कर्म आने की संभावना बनी हुई है। कर्म दिया हुआ नहीं है, फिर भी कर्म आने की संभावना है। इस कारण यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो यहां पर अपने को इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि क्या से प्रश्न करना है। उत्तर आ रहा है तो अच्छी बात है, उत्तर आने की संभावना हो रही है तो भी अच्छी बात है, सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप देख लेना कि क्या से प्रश्न करो, और क्या से प्रश्न में प्रश्न कुछ ठीक लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है, तो वहां पर हमेशा ही सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब ये क्या है? अब प्रश्न करना, क्या से प्रश्न करना। अब यहां पर इसको मैंने छुपा दिया, तो यहां पर क्या हुआ? नीतू खा रही है, तो आप क्या से प्रश्न करो? नीतू क्या खा रही है? प्रश्न ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो
प्रश्न बन सकता है तो इसका उत्तर भी आ सकता है और ये सकर्मक क्रिया में चला जाएगा। अब यहां पर मान लीजिए आपके समक्ष उदाहरण ये है, क्या उदाहरण है कि चिड़िया उड़ती है। अब ये है, अब इसका प्रश्न बनाइए, चिड़िया क्या उड़ती है। आपको प्रश्न ही अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना कि चिड़िया क्या उड़ती है, क्या उड़ती का मतलब क्या होता है। तो इसलिए यहां पर ये अकर्मक क्रिया का वाक्य माना जाएगा। अब तो उम्मीद करती हूं कि क्रिया को तो आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन सकर्मक क्रिया की कुछ भेदों की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और क्रिया से संबंधित उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा कि हमें समझ में आ रहा है, ताकि पता चलता रहे। उसके बाद अपन देखते हैं क्या सकर्मक क्रिया के भेद। हमने अकर्मक क्रिया पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, उसमें भेद पढ़े थे। कितने थे? 2 थे। कौन कौन से थे? एक तो पूर्ण अकर्मक थी और एक कौन सी थी? अपूर्ण अकर्मक थी, है ना। वो के वो सेम भेद इसके होंगे। पूर्ण सकर्मक होगा सकर्मक, और दूसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। शर्त बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगी। कैसे? पूर्ण अकर्मक में अपनों ने क्या देखा था कि कर्ता और क्रिया दोनों मिलकर पूर्ण भाव देते हो तो वहां पर पूर्ण हो जाएगी, यानी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहां पर अपन अब सकर्मक है तो कर्म तो आएगा ही आएगा, तो कर्ता, कर्म व क्रिया ये तीनों मिलकर यदि पूर्ण भाव दे रहे हो, यदि वाक्य संतुष्टिजनक है तो वहां पर तो पूर्ण सकर्मक मान ली जाएगी। और यदि कर्ता, कर्म व क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा नहीं कर पा रहे हो, यानी वाक्य अपूर्ण रहा हो, अपूर्ण भाव दे रहा हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मान ली जाएगी। अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया मिलकर भी वाक्य को संतुष्टिजनक नहीं बनाते, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मान ली जाएगी। अब इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सामान्यतः सुनने वाले को संतुष्टि प्रदान करना आवश्यक है, अर्थात अपनी बात है वो सामने वाले तक पूरी की पूरी अच्छे से पहुंचनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूर्ण भाव लिए हुए होना ही होना चाहिए। वाक्य संतुष्टिजनक होगा तभी पूरा और शुद्ध माना जाएगा। तो उसी प्रकार से अब ये तो अपूर्ण भाव वाला है, तो इसलिए अब इसके लिए क्या करें? वही कर्ता, कर्म, इसके साथ साथ अपन क्या लगाएंगे? कोई अन्य शब्द लेकर आएंगे, और अन्य शब्द और क्रिया ये सब मिलकर क्या हो जाएगा? वाक्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन अब एक एक करके दोनों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक क्रिया के 2 भेद। हाँ, तो अब अपन बढ़ते हैं पहले भेद की तरफ। पहला भेद कौन सा? पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? पहली बात तो जो अभी अपनों ने देखी कि कर्ता, कर्म और क्रिया मिलकर वाक्य को क्या कर रहे हो? पूर्ण कर रहे हो, अर्थात वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट हो रहा हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण सकर्मक। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त, वाक्य में सजीव या निर्जीव में से एक भी कर्म आता है तो भी वाक्य पूरा माना जाता
है। वाक्य में सजीव या निर्जीव में से एक भी कर्म आता है तो वहां पर वाक्य पूरा माना जाएगा। यानी एक कर्म आ रहा है और वाक्य पूरा है तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण सहकर्मक। ठीक है, यहां पर ये नहीं है कि वाक्य अधूरा है और फिर भी अपन पूरा मान लेंगे एक कर्म के आने से, नहीं। हाँ, एक भी कर्म आता है और वाक्य पूरा हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे मोहन ने आम खरीदे। मोहन ने आम खरीदे। अब मोहन ने क्या खरीदे? आम खरीदे। यानी क्या का उत्तर आ रहा है तो सीधी की सीधी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और चूंकि यहां पर एक ही कर्म है और फिर भी क्रिया कौन सी एक ही कर्म है फिर भी वाक्य पूरा है तो इसलिए भी यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण सहकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक कर्म, दो कर्म, ये क्या है? तो यहाँ पर आप बाद में बीच बीच में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज को अपन पहले क्लियर कर लेते हैं। एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको वाक्य में एक कर्म आ सकता है या दो भी कर्म आ सकते हैं। अगर एक आता है तब क्या रहेगा, दो आते हैं तब क्या रहेंगे, वो चीजें भी अपन साथ साथ समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पूर्ण सहकर्मक पढ़ रहे हैं और पूर्ण सहकर्मक में अपन देखते हैं कर्म की स्थिति को। कर्म दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म, और एक होता है गौण कर्म। गौण कर्म होता है। ठीक है, किसी भी वाक्य में एक कर्म भी आ सकता है, दो कर्म भी आ सकते हैं। वाक्य की आवश्यकता के अनुसार अपन कर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में एक कर्म आने से वाक्य पूरा हो रहा है तो एक कर्म हो जाएगा, और दो कर्म अगर चाहिए अपने को वाक्य में तो दो कर्म भी आवश्यक माने जाते हैं। तो उसमें क्या होगा? मुख्य और गौण कर्म, यानी एक तो मुख्य भूमिका निभाएगा और एक गौण भूमिका निभाएगा। जो मुख्य कर्म होता है ना वो सदैव निर्जीव होता है, निर्जीव कर्म होता है, और जो गौण कर्म होता है ना वो लगभग सजीव कर्म रहता है, सजीव होता है। एक और पहचान, अगर फिर भी समझ में नहीं आए कि कौन सा निर्जीव है, कौन सा सजीव है, या कौन सा मुख्य है, कौन सा गौण है, यदि फिर भी दिमाग में नहीं आए तो हमेशा याद रखना, किसी भी वाक्य में यदि क्या का उत्तर मिल रहा है तो वो तो किसका माना जाएगा? मुख्य कर्म का माना जाएगा। यानी क्या का उत्तर सदैव मुख्य कर्म ही होता है। और यदि इसके साथ साथ किसे या किसको का भी उत्तर मिल रहा है, किसी भी वाक्य में क्या के साथ साथ किसे या किसको का उत्तर भी मिल रहा है, तो वहां पर दोनों का उत्तर मिलने के कारण उस वाक्य में दो कर्म माने जाएंगे। ठीक है, तो क्या का उत्तर एक कर्म हो गया, किसे। अब यहां पर एक नई चीज और जोड़ लीजिए। अपन विशेषण पढ़ रहे थे, उस समय बताया गया था कि कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इनका उत्तर सदैव क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहां पर जब अपन क्रिया पढ़ रहे थे तब अपनों ने देखा था कि क्या का उत्तर सदैव कर्म होता है। अब इसमें एक चीज ऐड और करनी है आपको, क्या के साथ साथ किसे या किसको का उत्तर भी सदैव कौन सा क्या कहलाता है? कर्म ही कहलाता है। तो यदि किसी वाक्य में दोनों का उत्तर मिल रहा हो तो दो कर्म माने जाएंगे। दोनों का ही उत्तर क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। हम यहां पर देख रहे थे कि क्या का उत्तर क्या कहलाता है? मुख्य कर्म। किसे या किसको का उत्तर क्या कहलाता है? गौण कर्म। ठीक है, तीन चीजें पढ़ ली। किसी भी वाक्य में दो प्रकार के कर्म होते हैं, मुख्य कर्म भी होता है, गौण कर्म भी होता है। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, गौण कर्म सजीव होता है। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो क्या का उत्तर मुख्य कर्म होता है, किसी और किसको का उत्तर गौण कर्म होता है। फिर भी समझ में नहीं आए तो सदैव मुख्य कर्म बाद में आता है और गौण कर्म पहले आता है। क्लियर? जैसे माधव ने
पिताजी को पैसे भेजे। माधव ने पिताजी को पैसे भेजे। अब माधव ने पिताजी को क्या भेजे? पैसे भेजे। किसको भेजे? पिताजी को भेजे। ठीक है, यानी पहले तो क्या भेजे? पैसे भेजे। क्या का उत्तर आ रहा है, मतलब ये भी कर्म है। फिर किसी या किसको भेजे? तो पिताजी को, यानी ये भी कर्म है। ठीक है, तो क्या का उत्तर क्या कहलाएगा? मुख्य कर्म कहलाएगा। तो क्या भेजे? पैसे भेजे, यानी ये कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म हो गया। किसे या किसको कौन सा कर्म होगा? गौण कर्म होगा। अर्थात पिताजी यहां पर कौन से कर्म हो गए? गौण कर्म हो गए। क्लियर? अब मैंने लास्ट में आपको अंत में यूं बताया था कि मुख्य कर्म बाद में आएगा। देख लीजिए आप, मुख्य कर्म तो बाद में आया है और गौण कर्म पहले आया। इस वाक्य में गौण कर्म पहले अर्थात सजीव कर्म पहले और निर्जीव या मुख्य कर्म बाद में आ रहा है। ठीक है, इस चीज को अपन, हाँ ये चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अभी अपन पूर्ण सकर्मक पढ़ रहे हैं। 2 मिनट बाद ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक में क्या होता है कि कोई भी एक कर्म आ जाए। अब आपको ये तो पता चल गया कि किसी भी वाक्य में 2 कर्म भी हो सकते हैं और 2 कर्म होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, कैसे आएंगे, वाक्य किस प्रकार का होगा, तो ये चीजें तो आपको पता चली गई है। तो अब अपन देखते हैं कि पूर्ण सकर्मक कहाँ होता है, कैसे होता है। आपके समक्ष एक वाक्य है, बंदर फल खाता है। ठीक है, बंदर क्या खाता है? फल खाता है। एक कर्म आया है। ठीक है, और यहां पर फल खा कौन रहा है? बंदर खा रहा है। तो बंदर तो कौन हो गया? कर्ता। फल कर्म हो ही गया और उसके बाद खाना और होना दोनों कौन से पद होंगे? क्रियापद होंगे। ठीक है, तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद बराबर पूर्ण भाव। आपकी कोई भी आशा बची है क्या? मैंने आपको कहा कि बंदर फल खा रहा है, अच्छा ठीक है खा रहा है, यानी कोई भी इच्छा शेष नहीं बची। अब यहां पर यदि मैं यूं कहूं कि बंदर खाता है तो क्या हो सकता है कि क्या खाता है? तब मैंने आपको कह दिया कि फल खाता है तो आप संतुष्ट हो गए। तो यहां पर कर्म के आने से वाक्य पूरा हो गया, वाक्य पूर्ण भाव दे रहा है। और देख लीजिए, राधा ने गाना गाया। अब ये वाक्य है, तो यहां पर गाना कौन गा रहा है? राधा गा रही है। तो राधा कौन हुआ? कर्ता। क्या गाया? गाना। तो क्या का उत्तर क्या हुआ? कर्म। और गाना का मतलब गाया, ये कैसा पद हो जाएगा? क्रियापद हो जाएगा। और यहां पर वाक्य, मैंने आपको कहा कि राधा ने गाना गाया। मान लीजिए अपने कॉलेज में या कहीं भी फंक्शन हुआ, और फंक्शन हुआ तो आपने पूछ लिया कि कैसा हुआ? राधा ने भी गाना गाया था, राधा ने गाना गाया, आप संतुष्ट हो गए। हाँ, मैं यूं कह दूं कि राधा ने गाया, तो आप कहेंगे क्या गाया? तो मैंने कह दिया गाना गाया, आप संतुष्ट हो गए, यानी वाक्य संतुष्टिजनक है, वाक्य पूर्ण भाव दे रहा है। तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। यानी एक कर्म ही लिख देने पर वाक्य पूरा भाव दे रहा है तो भी वहां पर कौन सा माना जाएगा? पूर्ण सकर्मक माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अपन क्या देखेंगे? और भी रुचिकर चीज, बहुत ही रुचिकर चीज। कौन सी? सकर्मक क्रिया भी आगे जाकर 2 प्रकार की होती है। सकर्मक यानी सकर्मक नहीं, पूर्ण सकर्मक। सकर्मक के तो 2 भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। ये चीज अपन देख चुके हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया भी आगे जाकर 2 प्रकार की होती है। अब आप यूं सोच रहे होंगे ये क्या है, यानी क्रिया कितनी बड़ी है? तो चिंता मत कीजिए, ये कर्म के आधार पर ही 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर कैसे?
यदि एक कर्म से संतुष्टिजनक भाव दे रहा है तो एक कर्मक हो जाएगी, और यदि दो कर्मों से संतुष्टिजनक वाक्य बन रहा है तो द्विकर्मक हो जाएगी। तो इसी आधार पर, यानी कर्मों के आने की संभावना के आधार पर या कर्मों के आने के आधार पर पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन से? एक तो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। और यहां पर अभी जो अपनों ने उदाहरण पढ़े, जो पूर्ण सकर्मक के पढ़े, वहां पर सभी में एक कर्म आया था, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? एक कर्मक क्रिया मानी जाएगी। और ये एक कर्मक और द्विकर्मक इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः आजकल तो जो उदाहरण आते हैं वो इन्हीं से संबंधित आ जाते हैं कि प्रश्न आएगा कि निम्न में से किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया है, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है, निम्न में से किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीधी एक कर्मक क्रिया भी लिख सकते हो, पूर्ण सकर्मक नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों के दोनों किसके भेद होते हैं? सकर्मक के ही भेद होते हैं। देखते हैं कैसे। मैंने यहां पर यूं कहा कि मां भोजन पकाती है, तो यहां पर भोजन कौन पका रहा है? मां। और मां कौन है? कर्ता। भोजन क्या पका रही है? भोजन। तो भोजन क्या हो गया? कर्म। अब पकाना और होना दोनों कैसे पद हो गए? क्रियापद हो गए। क्लियर? अब यहां पर एक चीज और, सदैव किसी भी वाक्य में यदि एक कर्म आ रहा है तो वो कैसा कर्म माना जाता है? मुख्य कर्म माना जाता है, मुख्य कर्म माना जाता है। और मुख्य कर्म कैसा होता है? निर्जीव होता है। और निर्जीव होने के साथ साथ ये किसका उत्तर होता है? क्या का उत्तर होता है। और यहां पर एक कर्मक क्रिया में सारे के सारे वाक्यों में मुख्य कर्म निर्जीव कर्म ही आता है, यानी सजीव कर्म यहां पर कहीं भी नहीं आता। यहां पर और वाक्य देख लीजिए, जैसे नीतू ने घर बनाया, नीतू ने घर बनाया। तो नीतू कौन है? यहां पर कर्ता है। क्या बनाया? घर बनाया। और बनाना क्या हो गया? क्रियापद हो गया। यानी एक कर्म आया है और एक कर्म, ये कौन सा कर्म है? निर्जीव कर्म है। और निर्जीव के साथ साथ ये कैसा कर्म माना जाएगा? मुख्य कर्म भी माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे दूसरे भेद की तरफ। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस सिर्फ क्या का उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब एक कर्मक क्रिया ही होगी। उसके बाद दूसरा कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया। दूसरा भेद इसका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो होता है और कर्म होते ही हैं, यानी जहां पर दो कर्म आ रहे हो तो वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? द्विकर्मक क्रिया मानी जाएगी। और चूंकि यहां पर दो कर्म आ रहे हो तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार के वाक्यों में क्या के उत्तर के साथ साथ किसी या किसको का उत्तर भी मिलेगा, किसी या किसको का उत्तर भी मिलेगा। और यहां पर क्या का उत्तर तो मुख्य कर्म हो ही जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूं कि सामान्यतः जितने प्रकार के प्रश्न होते हैं लगभग क्रिया में आ चुके हैं, ये बचे हैं। और इनमें क्रिया का तो पूछा जा चुका है कि इस वाक्य में कौन सी मुख्य क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया है, जिसके बारे में थोड़ी सी बात अपनों ने पहले की थी, एक बार अपन और देख लेंगे। तो जब क्रिया का पूछा जा सकता है तो हो सकता है आगे उसका भी आ जाए। तो किसी व किसको का जो उत्तर आएगा वो कौन सा कर्म कहलाएगा? वो गौण कर्म कहलाएगा, गौण कर्म कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य के साथ साथ गौण कर्म भी आना
आवश्यक है। दोनों प्रकार के कर्म आने आवश्यक है। मुख्य कर्म अर्थात निर्जीव कर्म, गौण कर्म अर्थात सजीव कर्म, दोनों की दोनों चीजें इनमें आना आवश्यक है। ये यहां पर मैंने थोड़ा सा परिचय बताया है। आप आज स्वयं से वाक्य बनाइए, देखिए, कल मैं जब उदाहरण बताऊंगी आपको तो उसी समय आपका जवाब भी आना चाहिए। इसके आगे की जो क्रिया है या इस भेद से संबंधित जो उदाहरण है वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।